ताजमहल सा बनाना था महबूबा के लिए एक नया जहां, पर जेब में थी सिर्फ मोहब्बत, थी आशिक की बैंक बैलेंस कहाँ। आशिक ने कहा दिल से, ए दिल, क्या इस जन्म में ख्वाब पूरा हो जाएगा। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कहा, ए आशिक, लोन लेने से हो जाएगा। क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस सपने को पूरा कर पाएगा, या एक प्रेम कहानी पैसे के लिए अधूरी रह जाएगी। आज के वीडियो में जानते हैं उन इंस्टीट्यूशन के बारे में जो सिर्फ पैसे नहीं देते, सपने भी देते हैं, जिसे हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? होप 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 बहुत अच्छे होंगे, हमसे भी ज़्यादा अच्छे होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद भी तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाओगे। क्या इस वीडियो में क्या कुछ मिलने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल मिलने वाला है। लगभग 15 से 20 मार्क्स इस चैप्टर से। इतना ज़्यादा? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का। अगर बिल्कुल से नए हो तो क्या करना है मालूम है, लेकिन उससे पहले देखो, करना कुछ नहीं है। पहले वीडियोस चैप्टर 3 तक करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखना। ओल्ड वीडियोस अगर देख रखे हो, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा सा समझ जाओ। न्यू वीडियोस देखो। क्यों फ़ायदा? बिल्कुल फ़ायदा, क्योंकि अब जो आ रहे हैं ये और डिटेल में। जितना मैंने अपने टाइम पे एससीईआरटी बुक पढ़ा नहीं था ना, पढ़ा ही नहीं था बुक, मैंने वैसे मैं समरी पढ़ के गया था। लेकिन अब धीरे धीरे क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। ये नहीं कि बस क्वेश्चन बैंक रट ले और चल जाए, तो ना बाबा ना। ठीक है, आप बस कोई भी पीवाईक्यू रट के नहीं चल सकते। वैसे पीवाईक्यू और क्वेश्चन बैंक का सवाल बहुत सारा आता है यार। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सबके जैसा मत करो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है पहले जाके पीवाईक्यू रटने लगे। वो काम मत करो। बस तुम मेरे वीडियोस को फॉलो करो, इसी में तुम्हारा सब कुछ कवर हो रहा है। तुम यकीन नहीं करो, बस तुम संभाल के रखो जो चीज़ करा रहे हैं। जब क्वेश्चन बैंक अगस्त में लॉन्च हो जाएगा, बता रहे फिर से मैसेज, कुछ भी हो कैसा लगा वीडियो वो नहीं, क्वेश्चन बैंक कब आएगा पहला मैसेज यही आता है यार। आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन सिलेबस करके रखो। जब क्वेश्चन बैंक बिना सॉल्यूशन के देखिए बन जाएगा ना, तो एक मोटिवेशन आएगा और जो बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। आज इससे पहले इतने सारे वीडियोस आ चुके हैं, आप ये सब प्लेलिस्ट वगैरह जा करके देख सकते हैं। वीडियो को फास्ट कर लीजिए और साथ में जुड़ जाइए। हम लोग एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, दिल टूटा हुआ किसी का तो नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर एससीईआरटी बिहार बोर्ड की चीज़ें वो स्टार्ट करते हैं। कहाँ क्या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें बताएंगे। बस कान में ईयरफोन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन लगा के आराम से बैठो और कॉपी किताब लेके बैठो। किताब तो नहीं होगा, हाँ जी नहीं होगा, कॉपी लेके बैठ जाओ। सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर द ऑर्गेनाइजेशन is in the monetary sector of country that provide credit or loan to fulfill the financial need of the people. They help in the management of economic activity. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ऐसी संस्था है जो क्या करता है, मॉनेटरी सेक्टर यानी पैसा पैसा वाला जो सेक्टर होता है ना, उसमें क्या करता है कंट्री का, वो क्या प्रोवाइड कर रहा था, क्रेडिट और लोन। यानी आपका जो लोन हो गया, क्रेडिट हो गया, पैसे वगैरह, वो सारी चीज़ें फुलफिल करता है। जो भी फाइनेंशियल नीड्स होता है कंट्री को, कंट्री के लोगों को, उसको पूरा करने का काम करता है। उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करता है, मैनेज करता है। क्या फंक्शन होता है? ठीक है, ये प्रोवाइड करता है हम लोग को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। डिटेल में अभी और आने वाला है इसी वीडियोस में, टेंशन मत लो। तो ये हम लोग को शॉर्ट टर्म लोन देता है। जैसे पहले तो लोन लिया करते थे ना, तुम कभी लोन लिए हो? बोले कि नहीं, बिल्कुल लिए होगे। अगर तुम मेरे इलाके हो गए तो ठीक है। पहले ज़माने में पहले जब कुछ ही साल पहले वो आता था रिचार्ज करने वाला है ना फ़ोन में, ये नंबर पर ये कीजिए आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, 10 रुपये का हम लोग लोन ले लेते थे। स्पेशली टॉक टाइम मिलता था, उसके बाद देते ही नहीं थे उसको, है ना। हम लोग भी लोन चोरी किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, जो उसका नतीजा भुगत रहे हो ना, इतना रिचार्ज महंगा। ओके, देख लेते हैं। ये हम लोग का शॉर्ट टर्म
मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट हम लोग को क्या देता है, लोन देता है, क्रेडिट, फेथ, भरोसा, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। और ये हेल्प करता है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में, और ये जो है क्या कराता है, मनी को अवेलेबल कराता है उसके नीड्स के और उसके डिमांड के जितना उसका नीड्स है, जितना उसको ज़रूरत है, उसके हिसाब से मनी उसको मुहैया कराता है, ठीक है, पहुंचाता है। कौन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके बारे और ज़्यादा चीज़ें जानेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव 2 नंबर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आगे और भी डेफिनेशन आएंगे, आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो याद रख सकते हो, क्या फंक्शन होते हैं साथ साथ में अगर पूछ लिया तो याद रख सकते हो, ठीक है। आ जाओ, अब थोड़ा सा और भी चीज़ें जो आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या इसको पढ़ेंगे, अभी नहीं, जो मैं जहाँ बोलूँगा उसको देख लेना। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट होता है, ठीक है, जो एगो कौन करता है, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और रन बाय द पब्लिक कॉर्पोरेशन। कंट्रोल कर रहा है गवर्नमेंट और रन कौन कर रहा है, पब्लिक कॉर्पोरेशन। ये फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे क्रेडिट वगैरह, लोन्स वगैरह क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, किसको, जिसको ज़रूरत होता है ना। हमको क्या ज़रूरी है, सब्सक्राइबर और लाइक्स फटाफट से कर दो, है ना। चले एग्जाम्पल के लिए BISCOMAUN, ये पता है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा था, है ना। ये फुल फॉर्म पूछ सकता है ना, आपने ये कौन सा पूछ लिया, है ना। ओके, तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन LTD, ये आप याद रख लेना, अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन बहुत गंदा क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पेज में है, मतलब SCERT के जस्ट फर्स्ट पेज में बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। और बिहार बोर्ड के जो टीचर होते हैं वो अक्सर यही क्वेश्चन उठाते हैं, जो हाईलाइटेड होते हैं बुक में उसी को उठाते हैं। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है अपकमिंग एग्जामिनेशन में किसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मीटिंग यूनियन, ठीक है। ये क्या होता है, एक सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, जो सिंपल सा क्या काम करता है, एग्रीकल्चर लोन या क्रेडिट वगैरह फार्मर्स को देता है। बिहार की बात कर रहा है, NCERT में चीज़ें नहीं मिलेगा बिहार से रिलेटेड, और बिहार का पोर्शन भी है इसमें। दूसरा की बात करें, कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसमें क्या करता है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, जैसे पॉपुलर स्टेट है जो लोन्स वगैरह देता है, ठीक है, स्पेशली विलेजेस वगैरह, जैसे माइक्रो फाइनेंसिंग इन बांग्लादेश, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आएगा थोड़ा सा। ये इंट्रोडक्शन वाला पेज में ये छोटी छोटी चीज़ें था जो आपको जानना ज़रूरी था। आ जाओ, मेन चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होता है, जो आपको एकदम दो नंबर करके, 4 नंबर करके और भर भर के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं, सीधा सीधी बात है। इस वीडियो देखने के बाद कोई चीज़ें ज़रूरी नहीं है, इतना कर लेना, NCERT नहीं करना है। देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको लिख के रख लो 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव, ठीक, ओके। आगे बता दिए, आगे क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री जो फुलफिल करता है फाइनेंशियल नीड ऑफ द एंटरप्राइजेस, जो भी कंपनी होता है या फिर बिजनेसमैन होता है उसका नीड्स को पूरा करता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बात याद रखना, अगर तुम एग्जामिनेशन में लिखोगे तो तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करोगे, जैसे यहाँ पे फुलफिल कर रहा है फाइनेंशियल नीड्स किसका, आपका इंटरप्राइजेस का, बिजनेसमैन का, तो ये सब आप लिख देना, हाईलाइट कर देना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, एग्जामिनर बस ये 2-3 पॉइंट जहाँ जहाँ हाईलाइट किया उसी को देखेगा, आपको फुल नंबर दे देगा। पूरा कॉपी चेक करने का उसका मौका ही मत दीजिए, जितना कम कॉपी में टाइम लगाएगा उतना ज़्यादा नंबर देगा। ये बहुत अच्छा ट्रिक है बिहार बोर्ड में, ठीक है। और इंग्लिश वाला को ज़्यादा फायदा मिलता है एज़ कम्पेयर टू हिंदी, वहाँ हर सही दुर्घई का मात्रा आ जाता है, ठीक है। और बिहार बोर्ड, आप लोग ये सोचते हैं हिंदी मीडियम वो लोग कहानी कुछ भी लिख देगा, भाई कुछ भी लिखने से नंबर नहीं होता है। SST में पॉइंट वाइज लिखेगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। ये जो है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये गवर्न बाय स्टेट एंड द फंक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर नहीं पूछना चाहे, क्यों नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, कि जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये गवर्न बाय किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, बट फंक्शन किसके डायरेक्शन में काम करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोले तो RBI, ठीक है। चलो आ गया, RBI के बारे और थोड़ा बहुत कुछ जानना है। उसका 2 टाइप में, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है सेमी गवर्नमेंट। देखो ये भी आपका डिफरेंस में आ जाएगा कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी आप समझिए 2-2 नंबर का डेफिनेशन हो गया। अब चीज़ों को समझो, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का रहेगा, सीधा सीधी बात है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज स्टेबलाइज्ड एंड गवर्न बाय द गवर्नमेंट, सिंपल सा बात है। ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सिंपल सा गवर्नमेंट द्वारा बनाएगा उसको बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और कुछ चीज़ें हैं, हाँ जी बिल्कुल है, एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद जहाँ मेरा बैंक है। मेरा बैंक नंबर लोगे, नहीं देंगे, क्यों देंगे, नहीं देंगे, मेरा फ़ोन नंबर है, काफ़ी है। देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
एक समझ में आ गया, गवर्नमेंट वाला सिंपल से जो गवर्नमेंट बना था। और ये येलो येलो क्या किए, येलो वाला स्टेट बैंक, ये क्या कर रहे हो, हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक आपको ऑप्शन में दे देगा। बट ये SBI एंड CBI, ये दो ऑप्शन, या हो सकता है नेशनल बैंक पंजाब नेशनल दे दे, ये तीन ऑप्शन में दे देगा। बोलेगा इसमें से कौन सा गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, बता रहे हैं हर एक पॉसिबल चीज़, बाद में मत बोलना कि कहीं आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है पूछ सकता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में याद रख लोगे, ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएगा। सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब देखो यहाँ पे देखो, ऑल दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कौन अपना, रिजर्व बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द स्टैंडर्ड फिक्स RBI फुलफिल द फाइनेंशियल नीड ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी नोन एज सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सब्जेक्टिव समझ में आ गया, क्या होता है ऐसा इंस्टीट्यूशन जो वर्क किसके अंदर डायरेक्शन में करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंडर करता है, समझे, हाँ जी, ये सेंट्रल बैंक बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके। यानी RBI द्वारा जो भी फाइनेंशियल नीड है सोसाइटी को उसको दिया जाता है, सिंपल सी बात है, उसको बोलेंगे सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल रीजनल रूरल बैंक, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। एग्जाम्पल पूछ देगा कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक किसके अंदर आता है, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट के अंदर या फिर आपका गवर्नमेंट के अंदर, बोथ या फिर नन ऑफ दिस, या फिर उतना तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा, बट ये पूछेगा इसमें से सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है, बस। तो रीजनल रूरल बैंक नंबर 1 पे रहना चाहिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑप्शन में यही देना चाहिए अगर उसको देना हो, लेकिन ये भी दे सकता है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलो थर्ड चीज़ आता है माइक्रो फाइनेंस, और थोड़ा सा छोटा, ठीक है, सेमी फिर माइक्रो, और ये भी कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी 2 नंबर का है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड में। देखो कभी कभी तो सिंपल सा अलग अलग करके पूछेगा कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या समझते हैं, इतना लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ओके, इनफ है, काफ़ी है, एग्जाम्पल दिख रहा है, इतना चीज़ लिख रहा है, काफ़ी है। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते थे, बीच में घर में थोड़ा सा हो ही जाता है, कोई ना कोई आ ही जाता है। चलो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, यहाँ पे बात हो रहा है कि ऑल इंस्टीट्यूशन विच एडवांस क्रेडिट, ध्यान देना, लोन एट लो इंटरेस्ट टू पुअर नीडी पर्सन थ्रू अ मीडियम और सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऑन अ स्मॉल स्केल आर नोन एज माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बात यह है कि ये माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एडवांस क्रेडिट और लोन देता है एक लो इंटरेस्ट पे। ऐसा पूछेगा कि इसमें से कौन सा है जो लो इंटरेस्ट पे देता है, तो अपना माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। आजा, कुछ नाम दिख रहा है, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ये हमारे पड़ोसी कंट्री यानी बांग्लादेश के हैं। इनको अवार्ड दिया गया, कौन सा अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया। किसके लिए, उन्होंने एक एफर्ट लगाया, क्या एफर्ट लगाया कि लोग जो गरीब लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको डेवलपमेंट कराने के लिए, उनके एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, वो जो भी रोज़गार कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट किया, माइक्रो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी जो छोटे छोटे, देखो नॉर्मली देखो आज भी होता है, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तुमको लोन देगा, नहीं देता है, ठीक है। अगर कोई बिजनेसमैन है, बहुत अमीर है, तो उसको फटाक से कोई भी कागज़ वगैरह वही लोग ला के आपको देगा कि सर से यहाँ साइन कर दीजिए। बट वही चीज़ अगर कोई किसान जाएगा लोन लेने के लिए, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है ना, अलग में लाइन लगो, वो चीज़ हो जाता है। तो इन्होंने एक माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से एक संस्था का क्या किया, शुरुआत किया। कौन, मोहम्मद प्रोफेसर यूनुस, नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सा अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसने बनाया था, किसके अंडर बना था, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। नाम, काम, जगह और इनाम सब याद रखना, ठीक है, ओके, क्लियर है बात। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए सीधे सीधे रट लो। 2 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, 2 टाइप के, साथ साथ बोलो, याद हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें, मुझे ही याद हो जाता है। पहला बात है नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा है स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बन सकते हैं। हाँ जी, तो देखो पहला बात कि आपसे बोलेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
ठीक है। उसके बाद उसको देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें पूछेगा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिफाइन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, साथ में लिख देगा उसका टाइप या फिर उसका काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया। समझे, एग्जामिनर इसी हिसाब से क्वेश्चन बनाता है। और इस बार हमसे पूछ के बनाएगा, टेंशन मत लो। नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया और एक आपका स्टेट फाइनेंशियल, दोनों डेफिनेशन, दोनों भाई दोनों तबाही। नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है? ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डिटरमाइन एंड डायरेक्ट फाइनेंस एंड क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ द कंट्री एंड ऑल इम्प्लीमेंटेड द एक्टिविटी ऑफ द फाइनेंशियल अरेंजमेंट एट नेशनल लेवल। सीधा सीधी बात है भाई साहब कि जो भी चीज़ होगा वो नेशनल लेवल पे होगा, ठीक है। जो भी क्रेडिट पॉलिसीज़ हो, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल चीज़ें हो, एक्टिविटीज़ हो, वो सारी चीज़ें नेशनल लेवल पे किया जाएगा। उसी को हम लोग बोलेंगे नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो आपके 2 नंबर के सब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है। बोला था ना कि हर एक चीज़ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव निकलेगा इस चैप्टर, ये तो जान है ना। ओके, मेरा जान कौन है? मेरा जान कोई नहीं है, क्यों बताएं? हाँ जी, देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ देखो, अब थोड़ा सा समझो। पहला हमने बात किया नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, समझे? हाँ जी, इसमें भी 2 टाइप होते हैं। किसमें 2 टाइप होते हैं? आपके नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के 2 टाइप होते हैं। तो कैसे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा अगर लॉन्ग में बनाना हो तो? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हाट आर द टाइप ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या हाउ मेनी टाइप, डिस्क्राइब, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, समझ रहे हो ना। तो जो अपना नहीं, हम सबका जो नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कितने टाइप का? वो भी 2 टाइप का है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो भी 2, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो भी 2। समझे? आगे बढ़े? हाँ जी, बढ़ते हैं। और ये सब्जेक्टिव में आ चुका है, ठीक है, बता रहे हैं, समझ जाओ। एक होता है इंडियन मनी मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखो, बात कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये है कि इन आर इंडियन मनी मार्केट वेयर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म प्रोविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल नीड इज डन फॉर द इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस सेक्टर ऑफ द कंट्री नोन एज इंडियन मनी मार्केट। कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ देगा कि इंडियन मनी मार्केट क्या होता है, इंडियन कैपिटल मार्केट क्या होता है, या फिर आपसे पूछेगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के 2 टाइप के होते हैं, उसके बारे में बताओ। यही क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। ऐसे कैसे? देखो, ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी हो जाओ। आपसे पूछेगा कि शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन कौन देता है, कौन सा मार्केट देता है, तो इंडियन मनी मार्केट। याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ऑब्जेक्टिव एकदम आएंगे। और ये चैप्टर तुम चाहे कोई भी सेटिंग में एग्जाम हो, फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग, ये चैप्टर वन ऑफ द बेस्ट और इंपॉर्टेंट चैप्टर और ईजिएस्ट चैप्टर है, ठीक है। ये दूसरा आता है इंडियन कैपिटल मार्केट, ये लॉन्ग टर्म देता है लोन, ठीक है, ओके। लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड मैनेजमेंट फाइनेंशियल नीड इंडस्ट्रियल बिजनेस फुलफिल द इंडियन कैपिटल मार्केट। इसको क्यों हाईलाइट कर रहा जाओ। और इंडियन कैपिटल मार्केट डिपेंड करता है 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। बताते हैं क्या क्या चीज़ है। देखो, ऑब्जेक्टिव क्या क्या याद रखना है कि इंडियन मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म देता है। भूल गए तो क्या करेंगे? कंफ्यूज हो गए तो? अरे क्यों, हम किस लिए? देखो, कैपिटल कितना है? कैपिटल मतलब क्या समझ रहे हो? बड़ा होता है ना। तो देखो, तो लॉन्ग टर्म लोन ऐसे याद रख लेना, सिंपल सी बात है, याद रख सकते तो अच्छी बात है। तो ये मनी मार्केट है ना। तो मनी मार्केट सिंपल से समझो कि आपका एम से मीडियम हो गया तो मीडियम टर्म में हो गया, है ना। ओके, सीधा सीधी बात है। तो कैपिटल एक याद रखो, दूसरा याद हो जाएगा कि कैपिटल बोले तो बहुत बड़ा होता है, इंडिया कैपिटल, है ना। तो देखो कितना बड़ा है। तो इसी तरीके से आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन उसको याद रख सकते हो, बस बात खत्म। और इंडियन कैपिटल मार्केट जो होता है 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक तो नहीं आया है, लेकिन अगर मगर करना चाहे तो ये पूछ सकता है कि इंडियन कैपिटल मार्केट, क्योंकि 1 2 3 और चौथा लाइन में तो यही है, तो ये तो पूछ सकता है ना। तो याद रखना 4 इंस्टीट्यूशन में डिपेंड करता है। क्लियर है? हाँ जी। तो क्या क्या? पहला मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। थोड़ा सा जूम के कारण से आई थिंक ब्लर दिख रहा था, हम तो उसके प्यार में ही ब्लर हो गए, इसलिए चश्मा लग गया हमको। हाँ, दूसरा में आ जाओ आप। दूसरा में आ जाओ, ये बुक का पेज है, ठीक है। स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल समझ में आ गया? हाँ जी, वो पूरा नेशनल लेवल पे काम हो रहा है। तो स्टेट में क्या होगा? सीधा सी बात, स्टेट वाला देखेगा। हाँ जी, देखो, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर गवर्नमेंट ऑनर्ड, ठीक है, इंटायर द प्रोवाइडेड फाइनेंशियल, ये जो
services and support to the various sector in the economy. The primary goal to provide economic development, financial inclusion, public goods rather than focusing solely on profit. सिंपल सा बात है, स्टेट फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन जो होता है ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है अलग अलग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसका काम ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं, गुड्स वगैरह, ठीक है, पब्लिक तक पहुंचाता है और थोड़ा सा प्रॉफिट वगैरह में, ठीक है, पब्लिक को हेल्प करने में ज़्यादा मदद करता है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। और एक चीज़ थोड़ा सा फोकस करना नोट्स वालों, मतलब तुम लोग, कि ये बी चीज़ ना, ये इस डायग्राम के बाद, फोटो के बाद आना चाहिए। तो वैसे खैर कोई लेना देना है नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ वो मैं ऐड कर देता हूँ। ये जो इंडियन मार्केट थोड़ा और यहाँ से चीज़ें और स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे चीज़ें हैं कि इंडियन मनी मार्केट सिंपल से डिवाइडेड है 3 हिस्सा में। सीधा सीधी बात तुम, अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। इंडियन मनी मार्केट के बारे में पढ़ा तो वो कुछ अभी तक नहीं पूछा, बट उसके ऊपर वाली चीज़ें तो पूछ चुका है, बट आने के चांसेस है ना। आज न कल तो आना ही है, न्यू क्वेश्चन फॉर्म होगा। इंडियन मनी मार्केट इज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उसमें 2 टाइप, इंडियन मनी में भी 2 टाइप होता है। सिंपल सा समझ में, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड, और एक आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। समझ में आ गया? हाँ जी। जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक है, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। मनी लेंडर हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब किस में आता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है। सिंपल सी बात यही बताना चाह रहा था। क्या सबका 2 हम 2 हमारे 2, वही वाला बात हो रहा है यहाँ पे कि इसका बाप भी 2 था, मतलब बाप 2 मतलब कि बेटा 2 था। बाप 2 कैसे हो सकता? सॉरी स्टेटमेंट बैक। चलो हाँ, जबान फिसल गई मेरी। तो ये बता रहे थे कि इंडियन मनी मार्केट का सिंपल से 2 हिस्से में बात होता है, एक ऑर्गेनाइज, एक अनऑर्गेनाइज। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेना। बहुत ज़्यादा अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो ये इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा ट्रिकी नहीं पूछेगा, है ना। और उससे भी ज़्यादा ट्रिकी दिया तो क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, हटाओ। अपने पास बहुत सारा ऑप्शन है ना। ओके, देख लिया जाएगा बाद में। दूसरा, अब आता ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। 3 टाइप के होते हैं, सिंपल सा 3 टाइप। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ जी, क्यों नहीं पूछेगा, पूछ सकता है कि जो ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम कंट्री फंक्शन है कितने फॉर्म में? 3। पहला सेंट्रल बैंक, दूसरा कॉमर्शियल बैंक, तीसरा जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेहंदी लगा रखा है, इसको, ये बुक का इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल बैंक समझ में आ गया आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कुछ बताना है? हाँ जी बताना है। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये जो होता है हेड होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का, इंपॉर्टेंट है कि बोलेगा इसमें से कौन सा हेड है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का, तो सेंट्रल बैंक। क्लियर है मामला? हाँ जी, ओके। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? यहाँ पे देखो, कंडक्टिंग बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्टिविटी इन द पॉसिबल इन द कंट्री मैनी कमर्शियल बैंक, मेजॉरिटी ऑफ द कमर्शियल। देखो इसका डेफिनेशन आगे है, ठीक है, बता रहे हैं। बैंक वर्किंग अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट नॉन एज नेशनलाइज कमर्शियल बैंक, और कुछ जो होता है वो प्राइवेट होता है, उसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक सेक्टर। ऑल बैंक विथ LTD एंड विथ नॉन एज प्राइवेट सेक्टर। बात क्या है बताते हैं, सिंपल सी बात है। ये जो ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम है 3 टाइप का कंट्री में फंक्शन करता है। पहले सेंट्रल बैंक, जो सबका क्या होता है, हेड होता है, यानी आपका हेड होता है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI को बोलते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा बात, कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो ये सिंपल से गवर्नमेंट का भी होता है और कुछ सरकारी भी होता है ना, ओके। जो गवर्नमेंट का होगा वो नेशनलाइज होगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेट आएगा कि बैंक का नेशनलाइज कब हुआ, तो आएगा, टेंशन मत लो, इसी चैप्टर में आएगा, है ना, ओके। नेशनलाइज कमर्शियल बैंक, 2 टाइप का बैंक, एक होगा नेशनलाइज और एक आपका बिन नेशनलाइज, ठीक है, ओके, यानी प्राइवेट वाला होगा, जिसके लास्ट में LTD दिखा। LTD इसका मतलब वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक ट्रिकी क्वेश्चन बना सकते हैं, 3 ऑप्शन दिया है ना, 4 ऑप्शन देगा, 3 क्यों देगा, पहले तुम भी पागल हो गए, है ना। तो अगर बोले इसमें से कौन सा कमर्शियल बैंक का एग्जांपल है ना, तो आपसे सिंपल सा दे दिया, कोई बैंक का नाम दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ भी दे दिया, कुछ भी दे देगा, है ना। जैसे आपका किधर क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, एग्जाम्पल भी नहीं दिया, बट कोई भी बैंक दे दिया, है ना। लास्ट में LTD दिख गया तो बोले इसमें से कौन सा प्राइवेट है, तो आप LTD देख के समझ जाओगे, अरे ये तो प्राइवेट है ना। तो बस वही वाला बात है, समझ में आ गया? हाँ जी। तीसरा में आता है आपका कोऑपरेटिव बैंक। ये फाइनेंशियल, एक अपना सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और आपका कोऑपरेटिव बैंक बोले तो C3, ठीक है, ओके। कोऑपरेटिव बैंक बोले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉपरेशन और गुडविल आर नोन एज कोऑपरेटिव बैंक, इवन थ्रू दे आर ऑपरेटेड थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी इसको ऑपरेट किया जाता है, इस बैंक को। तो सिंपल सा 3 टाइप का होता है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड
कोऑपरेटिव बैंक। डेफिनेशन कुछ हद तक अगर देखना हो तो ये कॉमर्शियल बैंक का आगे आएगा, तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, इसको याद सकते हो। कोऑपरेटिव बैंक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक नहीं याद करने का जरूरी नहीं है, याद ही है ऑलरेडी, है ना, ओके। मुंबई क्या होता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, एक नंबर का सीधे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। आ जाओ, अब कहाँ आ जाएंगे, अब आएंगे बिहार घूमने, और क्या बिहार में रहोगे, बिहार के बारे नहीं जानोगे हैं, कैसे होगा फिर। आ जाओ, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, और यहीं से क्वेश्चन सेट होता है, ठीक है। आ जाओ, बिहार इज प्राइमरली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, हाँ आज हम लोग पता चला, पहले से मालूम है ना, ठीक है। किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे। 87 अपने मन से डाटा नहीं है, बुक का डाटा है, जो जो बुक बोलेगा वही मानेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं मानेंगे। 87 ऑफ द पॉपुलेशन, 87% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द विलेज, कहाँ पे रहते हैं, गांव में रहते हैं। एंड अराउंड 75 जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। तो क्या डाटा इंपॉर्टेंट है, छोड़ सकते हो, बट कभी कभी पूछ लेता है कितना परसेंट डिपेंड करता है, कितना परसेंट नहीं करता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब फिलहाल के लिए भूल जाओ, है ना। आ जाओ, यहाँ पे देखो बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे भी है। आपसे पूछेगा कैसे बता देंगे, टेंशन मत, तो सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, जहाँ आएगा वहाँ बताएंगे। तो दो टाइप में, एक होता है नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट नॉन इंस्टीट्यूशनल, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल, या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत लंबा नाम हो गया, बट ठीक है, दो हिस्सों में बांटा गया है, इस बात को याद रखना, ठीक है। दो हिस्से में, और कुछ याद रखेंगे नहीं, याद रखेंगे, और याद करने का हिम्मत भी नहीं हो रहा है, कैसे याद नहीं रहोगे, रखना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि एक नंबर का हमेशा इस मैप से क्वेश्चन आता है, मैप का क्वेश्चन नहीं आता, इस बात को याद रख लेना। मनी लैंडर, बिजनेसमैन, रिलेटिव, ये सब आपका नॉन इंस्टीट्यूशन के एग्जाम्पल है, बोल देगा कि इसमें से कौन सा नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल है, तो याद रखना पड़ेगा। क्या क्या याद रखेगा, क्या याद रखोगे, MBR, मेंबर, मेंबर, सिंपल सा बता, MBR बोलते हैं मेंबर। मेंबर के पास क्या होता है, मतलब घर के मेंबर के पास मनी, जो लीडर होता है, इस तरीके से याद रख सकते हो। घर में क्या होता है, एक बिजनेसमैन के पास पैसा होता है, रिलेटिव तो ऑलरेडी याद रखो, वैसे रिलेटिव वाले तो पैसा देता ही नहीं है, बोलेगा नहीं है यार, नहीं है यार, अब थोड़ा दिन पहले ही खत्म हो गया, ठीक है। तो लेकिन ये किसके एग्जाम्पल आएंगे, आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मेरे रिश्तेदार अच्छे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या पता कभी कभी वीडियो देख लेते हैं मेरा, ओके। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ आते हैं, जो एग्जांपल पूछा जाता है, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड नबार्ड, NABARD एंड अदर, ये सब एग्जांपल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, समझे। एग्जाम्पल बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा ही गा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि दोनों में से एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आएंगे। आ जाओ, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट 48% ऑफ द टोटल लोन टू द रूरल सेक्टर 2003, क्या क्वेश्चन, नहीं जी, ये 2003 के बुक के डाटा था आपके बुक में 2003 का, कि जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कंट्रीब्यूट करता है 48%, ठीक है। यानी मनी लैंडर हो गया, बिजनेसमैन हो गया, रिलेटिव्स हो गया, ये सब लगभग 48% क्या करता है, रूरल सेक्टर में लोन देता है। सबसे ज़्यादा तो मनी लैंडर ही देगा, बिजनेसमैन ही देगा, रिलेटिव्स वाला तो बस थोड़ा बहुत दे देता है, उसी में 10 दिन बोलेगा कि उसको पैसा दिए थे, है ना। आ गया, जाओ अब आते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनने के लिए रेडी हो जाओ। अच्छा लग रहा है यार, बहुत बकना पड़ रहा है, सही बताओ, वो शायरी से लेकर के सब कुछ बनाना पड़ता है। बताओ, शायरी भी तुम लोग के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, शायरी, एक्टिंग, गाना, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। वैसे मुझे अच्छा लगता है काम करना, तुम लोग के लिए नहीं, जेनुअनली मुझे अच्छा लगता है, इसलिए अपना 100 and 200% दे पाता हूँ, वरना अगर मेरा बन नहीं रहता ये सब करने का तो शायद बस ऐवी पढ़ के निकल लेता, बट मुझे भी मज़ा आता है, अपना पढ़ाई से ज़्यादा ही करने में मज़ा आता है, सही बताया तो। लेकिन घर वाला निकाल देगा, ये बात बोल लेता हूँ, है ना। चलो, क्योंकि अभी घर वाले के पैसे से चल रहे हैं, तो बाद में भी कितना भी कर ले, बट घर वाले के अंदर ही रहना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, घर वाले से कभी झगड़ा मत करना, नहीं तो तुम्हारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएगा। चलो आ जाओ, थक गया, कोई बात नहीं। सोर्सेस ऑफ इंस्टीट्यूशन फाइनेंस, कौन सा क्या क्या सोर्सेस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, आ जाओ। तो दीज आर द सोर्सेस, कौन कौन सा, पहला कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब बता रहे, टेंशन मतलब, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये सब याद करना पड़ेगा, कितना बड़ा बड़ा, टेंशन मतलब। और ये आपका फोर्थ आपका कॉमर्शियल बैंक,
ठीक है, क्या याद करना पड़ेगा सब बताएंगे, आ जाओ। तो सबसे पहले बात, इन आवर स्टेट, कौन से स्टेट में रहते हो तुम, बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ, तो देयर आर थ्री टायर। थ्री टायर से क्या याद आना चाहिए, पंचायत राज सिस्टम कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कमेंट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए। जो लोग इतना दूर तक वीडियोस देख रहे हैं, नहीं याद है तो नोट्स खोल के देखो, गूगल करके देखो, लेकिन आंसर आना चाहिए। क्यों, क्या फ़ायदा, एग्जाम में अगर आ गया ना तब गूगल किया हुआ चीज़ आपको याद आ जाएगा, है ना। कुछ याद आए ना आए, है ना, तो गूगल किया हुआ चीज़ होता है ना, कोई चीज़ देखा हुआ को याद आ जाता है। ठीक, ओके, थ्री टायर होता है। चलिए आगे आते हैं। पहला प्राइमरी कोऑपरेटिव, जो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, है ना, सेंट्रल कोऑपरेटिव, और आपका आता है स्टेट कोऑपरेटिव। नाम पता चल गया। हाँ, और कुछ बताइए खास। हाँ जी बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। प्राइमरी कोऑपरेटिव जो होता है ये विलेज लेवल पे होता है, इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्कूल कहाँ होता है, विलेज में, काम खत्म। सेंट्रल कोऑपरेटिव, ये आपका सेंट्रल कहाँ होता है, सेंट्रल स्कूल या सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, बट ठीक है। सेंट्रल चीज़ कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और स्टेट कोऑपरेटिव स्टेट लेवल पे। स्टेट तो स्टेट याद हो गया, प्राइमरी आपका स्कूल हो गया जहाँ पे हम लोग खिचड़ी खाते थे वो, और ये आपका तीन टाइप का हो गया, प्राइमरी, सेंट्रल, स्टेट। कहाँ पे होता है, समझ में आ गया। लेवल पूछ लेगा क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे एग्जाम के दिन। प्राइमरी कोऑपरेटिव किस लेवल पे होता है, विलेज लेवल में होता है। सेंट्रल कोऑपरेटिव किस लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। साथ साथ बोलो, याद हो जाएगा। स्टेट कोऑपरेटिव स्टेट लेवल पे। क्लियर है, हाँ जी क्लियर, आ जाओ। अब और चीज़ें, इन बिहार शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू द फार्मर थ्रू द मीडियम कोऑपरेटिव बैंक। बिहार की बात करें, क्योंकि बिहार में बाहर होना ही है, तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो कौन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, किसके थ्रू, मीडियम कोऑपरेटिव के थ्रू। देयर आर 25 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, बट बिहार स्टेट कोऑपरेटिव फंक्शन एट स्टेट लेवल। कुछ चीज़ें हैं, हाँ जी बिल्कुल, कि कितने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो 25 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लेकिन स्टेट, जो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव फंक्शन करता है किसे, स्टेट लेवल पे, सिंपल सी बात है। एंड द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव किस के अंदर काम करता है आपका, स्टेट लेवल के अंदर में। सीधा सीधी बात ये याद रखो। वैसे याद तुमको बस एक ही पॉइंट याद रखना, यही पूछेगा तो यही वाला पूछेगा कि कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने हैं, 25, तो 25, और आगे पीछे मत करो, अभी गूगल करने मत जाओ, पहले बता रहे बुक का डाटा है, तुम छेड़खानी मत करो ना, तो एग्जाम में तुम्हारे साथ कर लेगा, नंबर के साथ, तुम्हारे साथ क्या करेगा, है ना। चलो, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ आते हैं। प्राइमरी सोसाइटी या सब्जेक्टिव के लिए छोड़ दो, ठीक है, उतना टेंशन मत लो, है ना। अब मन हुआ तो देख लेना, वरना ऑब्जेक्टिव तो जिंदाबाद है, हो जाएगा। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दीज आर स्टेबलाइज्ड टू द मीट रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, कुछ बोलना चाह रहा होगा, हाँ जी। फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर एटलीस्ट 10% ऑफ द विलेज और अ प्लेस कैन प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, दिस सोसाइटी नोन एज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हम लोग PACS के नाम से जानते हैं। ये सोसाइटी को एडवांस लोन और शॉर्ट पीरियड के लिए देता है, 1 साल के लिए देता है कुछ स्पेशल सिचुएशन में। दिस पीरियड एक्सटेंडेड टू 3 ईयर अकॉर्डिंग टू 10th फाइव-ईयर प्लान, ठीक है। फिर जो ये पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया कि भाई साहब वैसा करो कि 3 साल में तुम देना, क्या 10th फाइव-ईयर प्लान। बताओ फटाफट से, 10th फाइव-ईयर प्लान पढ़े थे तुम, कब आया था। इन बिहार कितना प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज फंक्शनिंग कर रहा है, 6845, ठीक है, किसी का नंबर है तो याद कर लेना। याद अभी तक नहीं पूछा, जनरली ये चीज़ अभी नहीं पूछा, ये चीज़ पूछा है कि प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी किस टाइप का लोन देता है, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए देता है, ऐसा पूछ देगा। इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को शॉर्ट टर्म लोन देता है, तो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्लियर है, समझे, हाँ जी। तो ये येलो येलो पॉइंट मेहंदी से ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। दूसरा आता है लैंड डेवलपमेंट बैंक, तो आ जाओ, लैंड मॉन्टेग बैंक विच यूज टू एडवांस लोन, कुछ है इंपॉर्टेंट, हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म लोन टू द फार्मर टुडे नोन एज लैंड डेवलपमेंट बैंक, कुछ बताना चाहेंगे, हाँ बताते हैं आपको। देखो, लैंड डेवलपमेंट बैंक ऑल्सो नोन एज, बताओ क्या होगा, लैंड मॉन्ट्रेग बैंक, इस नाम से हम लोग इसको पहले जानते थे, सीधा सीधी बात है। ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ऐसा कुछ फार्मर्स को ही दे रहा है, समझो समझो, समझे दया, हाँ समझ जाओ कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो लैंड डेवलपमेंट बैंक
दे रहा है, मतलब ये आपका लैंड डेवलपमेंट या फिर लैंड मॉर्टगेज बैंक इस नाम से पहले हम लोग जानते थे। ठीक है, ये एडवांस लोन देता है फार्मर्स को ताकि वो अपने चीज़ों को या हालत को सुधार सके। लैंड डेवलपमेंट बैंक एडवांस लोन देता है स्टेट इंप्रूवमेंट, एग्रीकल्चर रिप्लेसमेंट, ओल्ड लॉन वगैरह, कंस्ट्रक्शन हाउस वगैरह सब चीज़ करने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, मशीन खरीदना है, थ्रेसर खरीदना है, पंपिंग सेट खरीदना है, तो लगभग 15 से 20 साल के लिए सेट वगैरह कर कुछ सेट कर देता। लॉन्ग टर्म है तो नाम तो देगा, है ना। प्राइमरी यूनिट नोन एज कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट बैंक, बिहार स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक फंक्शन एट स्टेट लेवल विच नॉन एज स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये चीज़ अगर याद रख सकते हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। बिहार स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक फंक्शन करता है स्टेट लेवल पे, जिसको हम लोग स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। अदरवाइज इतना चीज़ तुम्हें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, अभी याद हो जाना चाहिए कि लैंड डेवलपमेंट बैंक लॉन्ग टर्म लोन देता है, प्राइमरी कोऑपरेटिव ये सिंपल सा शॉर्ट टर्म लोन देता है, कहानी खत्म। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। हाँ जी, बढ़िए। कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक की बात करें, आफ्टर द पब्लिक कंट्रोल ऑफ द बैंकिंग पॉलिसी 1968 नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था बैंक 1968 पॉलिसी एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन 1969, जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, हाँ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक आपका 1969 कॉमर्शियल बैंक स्टार्टेड हुआ था, एडवांस लार्ज क्वालिटी ऑफ लोन फार्मर कंट्री के लिए। टोटल नंबर ऑफ बैंक फंक्शनिंग बिहार, इधर तो नहीं लिखा हुआ, सिंपल सा लोन वगैरह देने के लिए क्या करना है, सिंपल से याद करना है। कॉमर्शियल बैंक अभी और आएगा, टेंशन मतलब क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी आएगा कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है वगैरह वगैरह सब कुछ पूछेगा। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन 1969, ये चीज़ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस। ठीक है, अगर ये सब्जेक्टिव में भी आएगा, आगे डेफिनेशन है, टेंशन मतलब। इधर से तुम अगर ये सोच रहे हो कि लैंड डेवलपमेंट बैंक और प्राइमरी कोऑपरेटिव, अब छोटे छोटे पॉइंट्स ही याद कर लो ना। शॉर्ट टर्म लोन देता है एग्रीकल्चर को, ठीक है, इतना इतना टाइम के लिए देता है, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए देता है। आपका लैंड डेवलपमेंट वो भी आपको याद हो गया होगा कि इस नाम से जानते हैं, ये लॉन्ग टर्म लोन देता है। ठीक है, बस सिंपल सा फार्मर के लिए हेल्प करने के लिए, इंप्रूवमेंट वगैरह के लिए, बस समझे। आ जाओ अब कुछ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन बिहार कमर्शियल बैंक, अब कुछ एग्रीकल्चर के लिए और कुछ कुछ आ जाता है। देखो एक आता है रीजनल रूरल बैंक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टैबलाइज हुआ आपका 1975 रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, ताकि छोटे छोटे नीड्स, छोटे छोटे जो फार्मर्स है, रीजनल फार्मर्स है, ठीक है, पीपल है जो वीकर क्लास है, उनको मदद करने के लिए रीजनल रूरल बैंक स्टेबलाइज किया गया। तो रीजनल रूरल बैंक उसी साल बिहार में स्टेबलाइज हुआ, सेम साल में, यानी आपका 1975। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार में कब रीजनल रूरल बैंक स्टेबलाइज हुआ, तो 1975 ही आपका आंसर होगा। नाउ 196 रीजनल रूरल बैंक फंक्शनिंग इन द टुडे इन द कंट्री, यानी हमारे इंडिया का बात कर रहा है। ठीक है, अब तो बढ़ गया होगा, ये सोच रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, आप 196 ही याद करके जाओ। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ मत याद करना, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही टिक करेगा, क्योंकि बुक चेंज नहीं हुआ है। आपको कैसे पता, दिन भर हम SCRT पढ़े रहते हैं ना, लेकिन अपना बुक छोड़ के यही सब करते हैं हम। दूसरा आता है नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये टॉप इंस्टीट्यूशन होता है जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री होता है, फाइनेंस रिफाइनेंसिंग करता है, मतलब फाइनेंस देता है, सिंपल सी बात है। और ये क्या देता है, सिंपल से क्या देगा, पैसा ही देगा, है ना। ओके, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, और फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए उसको लोन फैसिलिटी फार्मर को देता है। हाँ जी, बोल बोल के थक गए थे, शुक्रिया तो अम्मी ना, मेरी नानी की बेटी मेरे लिए खाने कुछ लेके आई है, ताकि हम थोड़ा सा खा लिए। चाय तो बना ही रही है ना, चाय बहुत ज़रूरी है। ओके चलो, तुम लोग भी कभी कभी हेल्प कर दिया करो अपनी अम्मी का, है ना, हर वक्त तो पढ़ते नहीं हो। चलो तो बता ये रहा था कि नाबार्ड का फुल फॉर्म याद कर लेना भाई साहब, इम्पॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें तब से कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक बोल रहा था ना, आ जाओ, इम्पॉर्टेंट है। पहला बात, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। अब तुम समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है, सारा आया हुआ है PYQ में। कैसे पूछेगा वो भी बता देंगे, पहले पढ़ने तो दो। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, जो भी डिपॉजिट करता है उसको एक्सेप्ट करता है ना। जैसे आप एक्सेप्ट किए हो, अरे रिक्वेस्ट,
है ना, पता नहीं तुम लोग क्या क्या सोच रहे हो। प्रोवाइड लोन, लोन देता है, और वेरी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेसेस वालों को, गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट को, ठीक है। और ये प्राइमरी रोल अदा करता है अर्न प्रॉफिट बाय द चेंजिंग इंटरेस्ट और लोन एंड फीस फ्रॉम दिस इट्स सर्विसेज। सिंपल सा ये प्रॉफिट अर्न करता है, बिना पैसे का थोड़ी ना कुछ करता है, हम करते हैं ना बिना पैसे का। बताओ, अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला फिर भी वीडियोस बना रहे हैं जान लगा करके, है ना। चलो, मैं ये बता रहा था, कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, हाँ जी करता है, ओके। प्रोवाइड कराता है लोन वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। क्या क्या फंक्शन है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा बताना है कि सबसे पहला तो जो फाइनेंशियल बैंक है, कमर्शियल बैंक, मैं क्या बोल रहा था, कहाँ मन चला गया मेरा, तो कोई एक बार चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो फंक्शन पूछेगा कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का, तो ऑब्जेक्टिव इसमें से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में काम देगा डायरेक्ट कि इसमें से कौन सा फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का। अब वहाँ जाकर सोचोगे हैं ए होना चाहिए, नहीं, बैंक का तो काम सब कुछ है ना, सब कुछ ऑल ऑफ दिस टिक लगा के आ जाओगे, है ना। और एक बात हैक्स बताऊँ कि 80 से 90% ले लो, अगर ऑल ऑफ दीज रहा ऑप्शन में तो बिहार बोर्ड 99 ले लो यार, वही सही रहता है। 1% चांसेस है कि गलत हो सकता है, अदरवाइज जहाँ ऑल ऑफ दीज सही आंसर, ठीक है। चलो एक्सेप्ट, हाँ इधर आओ, ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, हाँ जी। प्रोवाइड करता है लोन, हाँ जी। और कुछ कुछ फंक्शन देते हैं, हाँ जी। और एजेंसी फंक्शन भी देता है, कौन देता है, ये सब फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का। ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेगा, सब्जेक्टिव भी पूछ लेगा। अच्छा, क्या क्या टाइप का डिपॉजिट वो एक्सेप्ट करता है, आप जो देते हो तो कौन का, फिक्स डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, आपका सेविंग डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, 4 टाइप के डिपॉजिट को वो एक्सेप्ट करता है। सिंपल सा, फिर से एक बार कहानी के तरह समझा देंगे, फिर सिंपल से सुनते चलो। वो अलग अलग टाइप का लोन्स देता है आपको, किसके लिए, लोन एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कॉल में भी लोन दे देता है, हाँ जी कितना चाहिए, हाँ जी इतना चाहिए, हमको रेलवे खरीदना है, रेल खरीदना, हमको लोन दे दीजिए, है ना। ओके, साइकिल खरीदना है, एक बिस्किट खरीदना है, चॉकलेट खरीदना है, कुछ भी चाहिए लोन दीजिए, है ना। फिर कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग द बिल एक्सचेंज एंड लोन एंड एडवांस, ये सारी चीज़ें वो लोन प्रोवाइड करता है, कौन, कॉमर्शियल बैंक। इसके कुछ कुछ एजेंसी फंक्शन होते हैं, एजेंसी फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे बताते हैं, रुक जाओ। कॉमर्शियल बैंक ये एजेंट कस्टमर को क्या क्या फंक्शन देता है एमरजेंसी में, इसका एजेंसी, इसका जो एजेंसी जो होता है ये जो भी कलेक्शन ऑफ चेक, बिल, ड्राफ्ट वगैरह का फंक्शन देता है, मतलब फंक्शन करता है एजेंसी, इसका एजेंसी कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें, कलेक्शन, लोन वगैरह, रीपेमेंट वगैरह, इंस्टॉलमेंट कितना में देना है नहीं देना है, प्रीमियम, इंश्योरेंस वगैरह सारे फंक्शन ये एजेंसी फंक्शन का काम होता है, ठीक है। सिक्योरिटी वगैरह देना, है ना, ट्रांसफर फंड थ्रू द ड्राफ्ट एंड पोस्ट वगैरह से, ये सारे काम करते हैं एजेंसी का, ये फंक्शन है। तो फटाफट मैं तुम्हें बताता हूँ करना क्या है, तुमको याद करना क्या है। तो सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक आपसे पूछेगा, डिफाइन कॉमर्शियल बैंक एंड फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, दोनों लिख देना, नंबर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए तो ऑलरेडी रेडी कि इसमें से कौन सा कॉमर्शियल बैंक का एग्जांपल है, ठीक है। कभी कभी पूछेगा टाइप ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पे ऐसा पूछेगा ऑब्जेक्टिव में इसमें से कौन सा टाइप का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है कॉमर्शियल बैंक द्वारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट से 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो याद रखना, फिक्स, करंट एंड रिकरिंग एंड आपका सेविंग, ठीक है, 4 हो गया, ओके। ऐसा क्वेश्चन पूछ जाएगा कि टाइप ऑफ द लोन प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक एंड द इमरजेंसी नहीं यार, एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, तो सिंपल सा कौन कौन सा टाइप का लोन दे रहा है समझ में आ गया, और कौन कौन सा फंक्शन एजेंसी द्वारा दिया जा रहा है, तो ये आपके फंक्शन हो गया। और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा अदर सर्विसेज क्या क्या कस्टमर को दिया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, तो ट्रैवलर चेक दिया जाता है, लेटर क्रेडिट दिया जाता है, लॉकर फैसिलिटी भी दिया जाता है, एटीएम क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दिया जा रहा है, और कलेक्टिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सारे आपको किसके लिए द्वारा कस्टमर को दिया जाता है, और ये सारे आपके फंक्शन करते हैं आपके एजेंसी फंक्शन, मतलब आपका कमर्शियल बैंक का एजेंट सब, ठीक है, उसके कस्टमर के लिए। क्लियर है बात, हाँ जी क्लियर है, आगे बढ़ो। कोऑपरेशन की बात करें, कोऑपरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पीपल वर्क टुगेदर, कोऑपरेट करो यार, मामला को ठीक है मत बढ़ाओ, कोऑपरेट करो, वही वाला बात है, साथ में काम करो अकॉर्डिंग टू डिजायर एंड फुलफिल जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी। 2 नंबर का शॉर्ट में पूछ सकता है कि आप कोऑपरेटिव से क्या समझते हैं, उसका क्या क्या बेसिक एलिमेंट है, उतना तो डेप्थ में नहीं पूछा बट ठीक है स्टिल, तो ये आपके इंट्रोडक्शन वाला पेज में ही है। कोऑपरेटिव की 3 बेसिक प्रिंसिपल है कोऑपरेशन का, पहले आपका वॉलंटरी मेंबरशिप, दूसरा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, और मोरल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, 3 लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। थोड़ा देख लेते हैं वॉलंटरी मेंबरशिप,
पीपल लोग ज्वाइन कर सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने चॉइस के हिसाब से, कोई फोर्स नहीं कि भाई साहब तुम यही ज्वाइन करो, मेंबर बनना ही पड़ेगा। और मेंबरशिप इसका ऑप्शनल होता है, जैसे हमारे इसमें ज्वाइन वाला बटन है ना, कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा वेस्ट मत करो, ठीक है, यूट्यूब हमको देता नहीं है तो हम उसको क्यों दोगे, है ना। चलो, और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट की बात करें, जो मेंबर जो होता है इक्वल राइट मिलना चाहिए, किसी का साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, पैसे के मामले में, कास्ट के मामले में, स्टेट के मामले में एंड स्टेटस के मामले में, है ना। ओके, चलो, डिसीजन डेमोक्रेटिकली सबका मिलजुल करके डिसीजन लिया जाता है, सिंपल सी बात है। मोरल ये है कि सबको सिर्फ ये पर्पस ये रहता है कि हम लोग प्रॉफिट तो करें लेकिन दूसरे का हेल्प भी करें, ठीक है, बस ये नहीं कि प्रॉफिट कमाए जा रहे दूसरे का हेल्प नहीं कर रहा, वो करना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल, सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प, ये सब चीज़ें फैलाना होता है, सिंपल सी बात है। ये सब इसका ऑब्जेक्टिव समझ सकते हो, किसके, आपके कोऑपरेशन के, मिल बांट करके काम करना। कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आ जाओ यहाँ से। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया स्टार्ट कब हुआ, 1904 से स्टार्ट हुआ, इंपॉर्टेंट डेट है, चलो फटाफट से मार्क कर लो। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे पूछेगा कि कोऑपरेटिव क्रिएटिव सोसाइटी फॉर्म्ड 1904, 1804 क्या था, बताओ बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो, हाँ जी, ये फर्स्ट स्टेप था। अच्छा, पहला स्टेप था तो दूसरा स्टेप कौन सा था, दूसरा भी सीखा होगा ना पगलेट। हाँ, तो फर्स्ट लीगल स्टेप इन द इंडिया टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। एक लॉ इनेक्टेड किया जाता है, 10% ऑफ द विलेज, 10% है ना, 10% ऑफ द विलेज और टाउन फॉर्म अ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कि ये लॉ पास किया कि भाई साहब 10 लोग विलेज या टाउन का आप लोग कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप लोग क्या करेंगे, लोगों को, गरीब लोगों को, खास करके मुझे लोन देने के लिए चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट रेट में मिलना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। ओके, दूसरा बात आता है 1912 का, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ जो बहुत धमाका किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। न्यू एक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए लाया गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या किया गया, इम्प्रूव किया, उसका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो फंक्शन है उसको इम्प्रूवमेंट किया गया, उसको एक्सपेंड किया गया, स्कोप और उसका इफेक्टिवनेस को, जो इफेक्टिवनेस है उसको और एक्सपेंड किया गया, है ना। ओके, थर्ड की बात करें, 1914 को मैक्लेगन कमेटी, आय हाय हाय क्या नाम है, बहुत अच्छा नाम है जो इम्पोर्टेंट है और हम लोग खोजते रह जाते हैं। जेन्युइनली मैं बताऊँ ना, जेन्युइनली जब मैं PYQ नहीं बनाया था, जैसे पिछले साल मेरा क्वेश्चन बैंक जैसे बनाया है ना, हमारे जो सैम्पल पेपर बुक था, जब वो बनाया, जब वो डिकोड किया, तब मुझे पता चला यार ये सब भी चीज़ें हैं इस बुक में, मैंने तो कभी देखा नहीं, नाम नहीं सुना, है ना। तब पता चला यार इसके अंदर भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में वहीं आ रहा है। तब मेरा दिमाग खुला, इसलिए मैं आपसे पूरा लाइन, जितना मैं अपना बुक का लाइन रीडिंग नहीं करता उतना शायद उतना बार SCERT पढ़ चुका हूँ, है ना। पता नहीं मैं कितना बार SCERT पढ़ चुका हूँ क्वेश्चन आंसर खोजने में। जैसे ऑप्शन है तो ये ऑप्शन किस पेजेस में, उससे क्या क्या कनेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे डिकोड सीरीज में करेंगे ना, तो उसमें मुझे बहुत हेल्प किया पूरा डिटेल में जानने के लिए बिहार बोर्ड कहाँ तक सोच सकता है ना। तो मैक्लेगन कमेटी इंपॉर्टेंट फॉर्म किया गया, 1914 की बात है। क्यों, इवेलुएट करने के लिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर पा रहे हैं, है ना, और ये फ्रेमवर्क फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। देखो कुछ कुछ कमेटी, जैसे तुम्हें डायर कमेटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना, जो जनरल डायर था, ठीक है, एक कमेटी बनाया गया था। ओके, बहुत सारे कमेटी हैं, जैसे पंचायत राज सिस्टम के लिए कमेटी बनाया गया, है ना, बहुत सारे कुछ चीज़ के लिए कमेटी बनाया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से मैक्लेगन कमेटी फॉर्म हुआ 1914 में, इवेलुएट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कितना प्रोग्रेस किया है और ये सजेस्ट करेगा फ्रेमवर्क फ्यूचर डेवलपमेंट कैसा होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, ऐसा कैसा होगा पता नहीं मुझे। 1919 की बात करें, कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए, कोऑपरेटिव बिकम प्रोविजनल सब्जेक्ट, यानी जो कंट्रोल को ट्रांसफर किया गया किसके फॉर्म, सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। देखो बात यह है कि बात 1990 में पॉलिटिकल रिफॉर्म आया, कुछ चेंजेस आए, क्या कि कोऑपरेटिव बिकम प्रोविजनल सब्जेक्ट। ऐसा पूछ सकता है कि व्हेन वाज कोऑपरेशन बिकम अ प्रोविजनल सब्जेक्ट, तो 1919। समझा, हाँ जी बिल्कुल समझ जाना चाहिए। तो अच्छा, किसके पास गया, सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल से किसके पास गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास गया। सिंपल सी बात है, ये पॉइंट आप याद रखोगे, मेहंदी लगा के रखो या किसी भी लगा के रखो, डेट याद होना चाहिए। देखो कितना हेल्प किया तुम्हारा। 1904 पर फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास किया गया। सिंपल सा पूछे, ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी कब फॉर्म किया, 1904। 1912 को सेकंड हुआ, इंप्रूवमेंट लाया गया। 14 को मैक्लेगन कमेटी, ठीक है, इवोल्यूशन करने के लिए 1919 को क्या हुआ, प्रोविजनल सब्जेक्ट बना दिया गया। 4 डेट याद रख लेना, इसमें से कौन सा डेट पूछेगा बता दीजिएगा। हाँ जी, क्यों नहीं बताएंगे, 1919 वाला याद रख लेना, ये याद रख लेना, ये याद रख लेना, इसको भूल जाना।
ठीक, चलो आगे बढ़ो। आ जाओ, फिर और एक डेट बता दीजिएगा। हाँ जी, 1935 को स्टेबलाइज हुआ कौन? आरबीआई, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, याद हो गया। हाँ जी, 1930 बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक डेट याद करने लोगों, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब आया था, है ना, हम डिस्पर्सन में है तो 1929 की बात है ना। ये जो इफेक्ट किया था हम लोग कोऑपरेटिव को, लेकिन इसको रिकवरी के लिए हम लोग आरबीआई को बनाए थे 1935 को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा दो डेट कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929, आरबीआई फॉर्म 1935, ठीक है, ओके। आरबीआई के अंडर क्या आता है? एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट स्टेबलाइज किया गया ताकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक हेल्प मिले, एडवाइस मिले एग्रीकल्चर नीड्स को, है ना, ओके। ये सारी बातें। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक, अब कुछ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं भाई साहब, और कितना है, हाँ जी, और बस एक पेज है। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव वर्क 3 लेवल में काम करता है। कितना? 3 लेवल। पंचायत लेवल पढ़ा था कि भूल गया? याद तो होना चाहिए, पंचायत लेवल वर्क है ना। चलो, कोऑपरेटिव बैंक वर्क करता है 3 लेवल पे, प्राइमरी, स्टेट, सेंट्रल। और ये जो होता है ये फाइनेंशियल नीड्स को भाई साहब पूरा करता है। सिंपल सी बात है। कितने लेवल? 3 लेवल, है ना, ओके। अब थोड़ा सा चीज़ है, बस काम खत्म है। रोल ऑफ द डेवलपमेंट, स्पेशली बिहार की बात करें, क्या रोल रहता है किसका? अपना ये कोऑपरेटिव का। देखो, बिहार को कंसीडर किया जाता है बैकवर्ड स्टेट, बीमारू स्टेट। देखो, बिहार बिफोर द डिवीज़न यानी 2000 की बात कर रहे हैं तो इंडिया अपना बिहार के पास बहुत सारा रिसोर्सेज हुआ, लेकिन आपका जो झारखंड जो ये हो गया, झारखंड को जानते हो ना? हाँ जी। तो झारखंड अलग हो गया, 2000 की बात है, ठीक है, झारखंड फॉर्म वो अलग हो गया। तो अब आधा चीज़ तो उसके पास चला गया, तो हमारे पास नाउ एग्रीकल्चर लैंड ओनली मेन रिसोर्सेज बिहार के पास। उसका झारखंड का अलग होने के बाद हमारे पास एक ही चीज़ मेन रहा कि वो हमारा एग्रीकल्चर। तो बिहार में 80% पॉपुलेशन डिपेंड कर रहा है किस पे? एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड कर रहा है? मानसून पे, है ना, ओके। तो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज़ रिस्की, और इसीलिए अगर तुम एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करो तो रिस्की हो जाएगा। क्या पता कि बारिश हो ना हो, कभी कभी इतना बारिश हो जाएगा कि भाई साहब सब बाहर ले चल जाएगा। तो एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिस्की टाइप का हो गया था, है ना, ओके। फिर धीरे 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 चीज़ें हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुआ, अब तो मशीन आ गया, है ना, ओके। लेकिन फिर भी ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान, है ना, वही वाला बात होता है। 2 नंबर सेल्फ माइक्रो सेल्फ। अच्छा, क्या है बता देते हैं, कहानी खत्म करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? सेल्फ नाम से पता चला, हेल्प ग्रुप इज इन फैक्ट एन इनफॉर्मल ग्रुप जिसमें 15 से 20% लोग रहते हैं। पबजी में कितने लोग रहते हैं बताओ तो? याद तो होगा ही ना, तो याद रखो 15 से 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल पूछेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने पर्सन होते हैं, कितने ग्रुप में लोग होते हैं? तो 15 से 20 नंबर, है ना। कितने लोग आए थे जी? बंदे लोगों को 15 लोग, 15 से 20 लोग। बेसिकली ये वोमेन होती थी विलेजेस के। ये लोग क्या काम करते थे? जो भी ये हु फुलफिल देयर नीड्स देयर फैमिलीज विद देयर सेविंग टू शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक। एग्जाम्पल बताऊँ, शायद आप लोग रिलेट कर पाओगे। अभी तो थोड़ा बंद चल रहा है, बट आई थिंक हम लोग शायद यूज़ नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। मैं अभी गांव से थोड़ा सा बाहर हूँ, बाहर क्या होता है, बाहर हूँ। तो शायद आपने इसका नाम सुना था, जनधन बैंक। वो क्या होता था, एक हफ्ता में एक डेज फिक्स होता था, है ना। तो उसमें सब गांव की औरत को वो पैसा अमाउंट जमा करना पड़ता था, ठीक है। पहले लोन ले लेती थी, सिंपल सा लोन ले लिया जितना जो चाहिए, फिर वो हफ्ता में 1100-1200 समथिंग जमा करना होता था। कि एक आता था आदमी सिंपल सा, वो उसको 1100 देता था, सब बैठ वोमेन लोग बैठती थी, एक आदमी आता था बिल और रसीद लेकर के 1100 जमा करता है, एक कार्ड टाइप का बनाया जाता था, ठीक है। तो उसी से डायरेक्ट दे दिया जाता। तो वही सेम चीज़ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बोले तो एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हो, अभी मैंने बताया ना जनधन बैंक, वो वाली चीज़ थी, है ना, जो फुलफिल कर रहा था। जब उससे क्या होता था, जो वुमेन है वो अपना अपना शॉप खोल रही थी लोन लेकर के, और फिर उसी से हफ्ता हफ्ता पैसा जमा कर रही थी, और वो कम मतलब कम इंटरेस्ट में मिल जाता था, इसलिए प्रीफर करते थे। शॉर्ट टर्म लोन भी था। और डेवलपमेंट, विलेज का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ भाई साहब, सच में बहुत डेवलपमेंट हुआ। मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। टाइम तो खत्म, वैसे ऑलरेडी चीज़ें खत्म हो गया। मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा गांव है। वहाँ पे एक लेडी है, आई थिंक उसका शौहर नहीं है, मतलब हस्बैंड डेथ कर गया किसी भी रीज़न के कारण, ठीक है। तो वो ना स्टार्टिंग इसी से की थी, वो लोन ली। एंड देन अभी मैं बताऊँ, उसका 3 दुकानें हैं, मतलब सब्जी के हैं, क्लॉथ्स के हैं, एंड अदर बहुत सारे, मतलब ग्लॉसरी
तो वो सोचो, एक छोटे छोटे ये डेवलपमेंट हुआ, गांव में सबसे बड़ा दुकान शॉप उनका हो गया। तो सोचो, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें स्कीम्स वगैरह आते हैं, आइडियाज़ वगैरह होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है विलेजेस में। तो एक तरीके का डेवलपमेंट हुआ, तो वो सारी चीज़ें हुआ, और वो धीरे धीरे उनका देख सुन के और भी सब आए, और भी लोग इंस्पायर हुए, और बहुत सारे गांव में देखोगे, गांव में अब हर चीज़ का दुकान है, होटल, स्लीपर, आई थिंक, और बहुत सारी चीज़ें है ना। तो ये चीज़ें होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ये चीज़ हेल्प करता है, सिंपल सी बात है। आ जाओ, माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम और छोटे लेवल पे, सिंपल सी बात है, ये प्लानिंग ये होता है कि गरीब से गरीब विलेजेस तक जा पाएँ, ठीक है, कस्बा, डिस्ट्रिक्ट वगैरह को अटैच कर पाए सेल्फ हेल्प ग्रुप से, और उनको लोन प्रोवाइड करें, ताकि ये लोन किसको दिया जाए, माइक्रो लेवल पे, मतलब गरीब से गरीब को लोन दिया जाए, ठीक है। क्यों क्यों दिया जाए, ताकि वो कुछ अपना स्टार्टअप कर सके। आजकल देखो, बिहार सरकार स्टार्टअप, बहुत सारे आप लोग स्टार्टअप प्रोग्राम देखोगे, है ना। आप जब ग्रेजुएशन, आपको स्टार्टअप के लिए लोन दिया जाता है, ताकि आप कुछ अपना स्टार्टअप करो, है ना। तो देखो, बेसिकली ये सारी चीज़ें चैप्टर्स में था, हमारे चैप्टर्स में था। आप भी कोई चीज़ का स्टार्टअप कर सकते हो, अभी नहीं, अभी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन आप जो भी आइडियाज़ आपके अंदर है, उसको आप धीरे धीरे कीजिए, करते रहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। मुझे ही देख लो, मुझे अभी तक 3 साल होने को है, आई थिंक, है ना। तो 3 साल होने को, बट ठीक है, तुम लोग मुझे जान ले, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है ना। हम लोग तक पहुँच गए बहुत। तो बस आज के लिए इतना ही। बस इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहो। लास्ट में यही बोलेंगे, देखो, प्यार सपना दिखाता है, पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनका पूरा पूरा करने का काम करता है, ठीक है। लोन सिर्फ पैसा नहीं होता है, एक जिम्मेदारी होती है। आप अगर लोन लेते हैं तो उसको लोन को रीपे ज़रूर कीजिएगा, जब भी बता रहे हैं, है ना। ओके, ये क्या करता है, सिंपल सा, बहुत लोगों का जीवन को भी सुधारने का काम करता है, ठीक है। खास करके वो ड्रीम 11 वगैरह का चक्कर में बिल्कुल नहीं लगना है, ठीक है। तो चलो, सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक बजट का प्लान करते हैं, ठीक है। आप मेरे सिंपल सा वीडियोस को लाइक करके, वीडियोस को अच्छे से कमेंट करके मेरा भी बजट बढ़ा दीजिएगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो मिलते हैं न्यू एपिसोड में, न्यू चैप्टर के साथ, न्यू इमोशन के साथ, और न्यू सॉल्यूशन के साथ। चैनल का नाम मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, मेरा नाम सिजन, और क्या याद रखोगे, बस इतना याद रख लेना। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।